Okay, so now in today's session, we are going to talk about the feedback analysis. And mainly this presentation is going to talk about that the feedback configuration that we have been talking since the beginning of this subject. हम negative feedback, closed loop की बात करते आए हैं, which is actually the feedback configuration. तो actually में वो feedback configuration हम क्यों use करते हैं, closed loop क्यों prefer करते हैं as compared to the open loop, वो एक important aspect है and उसको हम mathematically we are going to study in this particular unit and from three perspectives. One is robustness towards disturbance. Second is more flexibility for making the system stable, that is stability. And third is reducing the sensitivity towards parameter variation. ओके ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो हमें फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाते हैं और अगर आप मैथमेटिकली जब हम अभी देखेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है आप फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जब बना दोगे तो इनहेरेंटली ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं इन दैट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट इवन इफ यू आर whether your controller is well tuned or not, whether feedback unity feedback है उसमें कोई गेन आपने नहीं भी लगाया है अगर सिंपल यूनिटी फीडबैक भी आप बना देते हो तो भी वो बेनिफिट्स हमें इन एनी केस वी गेट दोज बेनिफिट्स बिकॉज दोज बेनिफिट्स आर एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी आर यूजिंग. Okay, so we'll talk in very simple terms, need not go into very complicated maths, just understand it in very simple terms. Conceptually इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है as compared to your mathematical things. Okay, so first thing that we are going to talk about is robustness towards disturbance. Now, when I say disturbance, you see the figure that we are showing over here. हमारे पास अगर एक open loop configuration है जिसमें हमारे पास एक controller है और एक plant है, ठीक है, तो इनपुट हमने दिया सिंस देयर इज नो क्लोज लूप तो इनपुट कंट्रोलर से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लांट से मल्टीप्लाई होगा और फाइनली हमें आउटपुट पे मिल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम में एक एडिशनल डिस्टरबेंस डाल दी. एडिशनल डिस्टरबेंस यानी कि प्लांट से जस्ट पहले फ्रॉम समवेयर सम एडिशनल डिस्टरबेंस W इज कमिंग इनटू पिक्चर और वो एक एडेड कंपोनेंट बन गया मेरे आउटपुट में. तो जो मेरा नॉर्मल आउटपुट मुझे मिल रहा था दैट वाज R मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय G, ठीक है, दैट वाज ओपन लूप आउटपुट. अब क्या हुआ, अब उसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो गया दैट इज G मल्टीप्लाइड बाय W क्योंकि कहीं से एक सिग्नल ऐड हो गया है और वो प्लांट के साथ मिक्स होके आउटपुट पे मुझे मिल रहा है. ठीक है, अब देखो इन जनरल व्हेन इट इज एन ओपन लूप केस, अब ये GW जो है ये एक अनवांटेड कंपोनेंट है बिकॉज ये डिस्टरबेंस है तो मुझे ये आई डोंट वांट दिस इन माय आउटपुट. तो मुझे मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो मेरा आउटपुट इक्वेशन है उस पे W का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए. लेकिन जब मैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ तो ये डायरेक्टली, क्योंकि इक्वेशन अगर आप देखो तो ये डायरेक्टली प्लांट के गेन्स के साथ मल्टीप्लाई होके मेरे को आउटपुट पे मिल रहा है. दैट मींस इट इज गोइंग टू गिव मी सम सब्सटेंशियल इफेक्ट. ओके, प्लांट का गेन, यूजुअली प्लांट हैज अ सब्सटेंशियल गेन, कोई भी प्लांट होगा आपका उसका अपना कुछ सब्सटेंशियल गेन है, उसके साथ में डिस्टरबेंस मिक्स होके मुझे आउटपुट पर एक सब्सटेंशियल कंपोनेंट के फॉर्म में दिख रही है. तो मेरा जो आउटपुट बन गया वो RGD प्लस GW बन गया, जहां पर GW जो है वो एक डिस्टरबेंस कंपोनेंट है और एक अनवांटेड कंपोनेंट है जिसे मैं सिस्टम में इंक्लूड करना नहीं चाहती. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी को क्लोज लूप कर देती हूँ, अभी यहाँ पर आप एक इस फिगर में हमने दो डिस्टरबेंसेस दिखाई हुई हैं कि एक डिस्टरबेंस W जो फॉरवर्ड पाथ में है और एक डिस्टरबेंस V जो कि रिवर्स पाथ में है. फॉर द टाइमिंग लेट अस कंसिडर ओनली द W. तो आप एक अगर आप Y की इक्वेशन देखोगे, V को सपो अभी के लिए आप 0 मान लो, तो V का जो कंपोनेंट है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में से. तो ये इक्वेशन आई हैव पर्पसली पुट हियर बिकॉज दिस इज the same equation in your book so that you don't get confused. ये बुक में भी इसी फॉर्मेट में दी हुई है, so purposely I have put the same equation so that you can correlate in the book from where I have picked up this topic. Okay, so अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को आप ध्यान से देखोगे, जब हम क्लोज लूप की बात करते हैं तो क्लोज लूप में अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है,
ओपन लूप में जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अगर आप इस सिस्टम का देखोगे दैट विल बी जी मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। क्लोज लूप में अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बिकम जी डी अपॉन 1 प्लस जी डी, ठीक है, क्योंकि ये यूनिटी है। अगर मैं फीडबैक में कोई एच गेन लगा देती हूँ तो जी डी अपॉन 1 प्लस जी डी एच बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि यूनिटी फीडबैक है, तो यूनिटी फीडबैक होने के बावजूद भी हमारा जो ट्रांसफर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो इस सिस्टम का बनेगा वो बनेगा जी डी अपॉन 1 प्लस जी डी। ये देखो नीचे, इन दिस केस द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, दैट इज जी डी अपॉन 1 प्लस जी डी। अब अगर मैं इसकी आउटपुट की इक्वेशन बनाती हूँ तो मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे, वो होंगे मेरा r multiplied by this whole transfer function that is gd upon 1 plus gd, then w multiplied by g and then upon 1 plus gd, क्योंकि ये ध्यान में रखो कि ये सिग्नल मल्टीप्लाई होकर फीडबैक में भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम को पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको ये कंपोनेंट पता चलेगा डायरेक्टली। ये पहले w जब पिक्चर में आया ये g से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद फिर ये फीडबैक में भी जा रहा है, okay। So then if you solve it, the component that you get is w multiplied by g upon 1 plus gd, okay। And of course अगर हम v को भी कंसिडर कर लेते हैं तो v हमारा जो नेगेटिव फीडबैक में, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक में आ रहा है तो ये हमने कहा माइनस v इंटू जी डी अपॉन 1 प्लस जी डी, क्योंकि ये जब नेगेटिव में आने के बाद इस सिग्नल के साथ मिक्स होगा तो ये d और g दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके इट इज गोइंग टू कम इन द फीडबैक, ओके। सो ये ऐसी कुछ इक्वेशन मेरे आउटपुट की बनने वाली है, right? Now if you see, let us for the timing let us not consider v over here so that हम एक comparable situation बना सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास w था और open loop था, यहाँ पर भी w सेम पोजीशन पर है लेकिन क्लोज लूप है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर g into w was the disturbance factor coming in the output, यहाँ पर जो disturbance factor है that is g into w divided by 1 plus gd, ओके। डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीडी का मतलब ये हुआ कि अब हमने एक बड़े फैक्टर से उस ओरिजिनल फैक्टर को डिवाइड कर दिया है। तो पहली चीज तो यहीं पर समझ में आ जाती है कि ऑब्वियसली दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी लेस देन जीडब्ल्यू, ओके। जीडब्ल्यू एक हमारे पास कंपोनेंट था, उसको हमने 1 प्लस जीडी से जब डिवाइड कर देना है सो ऑब्वियसली दैट न्यू फैक्टर इज गोइंग टू बी लेस देन जीडब्ल्यू। तो पहली चीज तो हमें यहीं पर समझ में आ गई दैट वी आर गोइंग टू हैव the disturbance component in the closed loop in the output lesser than that was in the open loop, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि हम कंट्रोलर को जब डिजाइन करते हैं तो कंट्रोलर को डिजाइन करने में गेन वगैरह जो हम एडजस्ट करते हैं that depends on us। तो यूजुअली जब ऐसी सिचुएशन होती है हम कंट्रोलर को इस तरह से डिजाइन करते हैं that GD should become much greater than 1। तो हम डिनोमिनेटर की इक्वेशन में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो और ऊपर और नीचे g कैंसिल आउट अगर हो जाता है तो प्लस w अपॉन डी मिलता है हमें, ओके। दैट इज फर्दर अ रिड्यूस्ड फैक्टर। यहां पर हमें क्या मिल रहा था आउटपुट में gw, यहां पर हमने अगर d को इस हिसाब से सेट कर दिया दैट योर gd इज मच ग्रेटर देन 1, सो इन द डिनोमिनेटर आई कैन नेग्लेक्ट 1, कैंसिल आउट g एंड आई विल गेट w अपॉन डी। और अगर हमने w upon d किया that means that factor is very much less as compared to this disturbance factor gw, okay। So that means वो प्लांट के साथ मिक्सअप होकर हमें अब डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस उसमें आती रहेगी, लेकिन दैट फर्स्ट थिंग इज कि वो वैल्यू बहुत कम होगी। सेकेंडली दैट इज काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हो कि एक अगर हमारा जो डिस्टर्बेंस सिग्नल है वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो w अपॉन डी बिकम्स लाइक अ कांस्टेंट थिंग, और एक बार आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वेरी इजीली अपने आउटपुट में से आप उस फैक्टर को माइनस करके अपना रियल आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हो, ओके। सो सिमिलरली अगर मैं v को भी कंसिडर करती हूँ तब भी आप देखो कि इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ बिग फैक्टर gd अपॉन 1 प्लस gd। इस केस में भी अगर मेरे पास इफ यू सी gd मच ग्रेटर देन 1 अगर मैं कर देती हूँ तो सिंपली v बचता है, okay। It is not going to be multiplied by any factor, it is simply v, and if v is again a constant disturbance coming in I can identify that and eliminate it from my output very easily, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो आउटपुट में डिस्टर्बेंस आ रही थी वो
open loop के केस में it was being magnified by a large number when multiplied by the plant gain, but at the same time in the output of the closed loop, you know, it becomes W upon D, which is a very, very reduced factor. First of all, very reduced factor. Secondly, that disturbance becomes independent of the plant. And if suppose the disturbance is a constant thing, we can identify it very easily, and then we can eliminate it at the output. हम उसको correction कर सकते हैं, जो output हमें मिल रहा है उसमें से हम उस disturbance को minus करके we can get the actual output of the system. Okay. Similarly, if there is a feedback noise, V हम जो मान के चल रहे हैं, अब इसको फीडबैक वाला जो हमारा पाथ होता है उसको हम बोलते हैं यूजुअली सेंसर नॉइज बोला जाता है इसको, अगर इसमें नॉइज आ रही है तो, क्योंकि हमें पता है कि हम सेंसर की हेल्प से फीडबैक पाथ क्रिएट करते हैं, तो यूजुअली फीडबैक में अगर हमें कुछ कंसिडर करना होता है तो दैट इज कॉल्ड अ सेंसर नॉइज. ओके, सो सेंसर नॉइज ऑफ कोर्स विल बी देयर as we can see from the formula कि अगर हम GD greater than 1 करते हैं तो GD gets cancelled out. So sensor noise will be there, but usually क्या होता है कि सेंसर, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट की पर्टिकुलर नॉइज है उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, और अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसके लिए फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं. वी कैन ऐड अ सूटेबल फिल्टर जिससे कि वो वाली पर्टिकुलर नॉइज जो है वो एलिमिनेट हो जाए हमारे सिग्नल में से. Okay, it is not actually getting mixed up with the various components and creating a complexity. That is what we mean to say. Okay, so that is the first benefit that we get from the feedback. Okay, when we are using the system in feedback configuration. और अगर आप error की equation देखो, first case में जब हमने error निकाला था, so that was 1 minus GD into R minus GW, ये हमारी error थी. Error मतलब जो रेफरेंस है माइनस आउटपुट, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आप एरर की इक्वेशन देखो, सपोज वी नेग्लेक्ट V, अगर हम सिमिलर सिचुएशन को कंपेयर करें तो R upon 1 plus GD minus G upon 1 plus GD into W, this is going to be a very reduced error as compared to this equation. ओके, एरर रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डिस्टरबेंस पिक्चर में आई थी, इट इज नॉट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम एज सच. ओके, एरर रिड्यूस हो रहा है या कम एरर आ रहा है, इसका मतलब हमारा सिस्टम रोबस्ट है. ठीक है, इट इज हैविंग अ गुड ट्रैकिंग. एरर कम होने का मतलब यानी कि रेफरेंस और आउटपुट जो हमें मिल रहा है, अगर उसके बीच में एरर कम है, इसका मतलब सिस्टम इज हैविंग अ गुड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी. क्योंकि हम अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो रेफरेंस को फॉलो करे. हम कहते हैं हमने स्टेप इनपुट दिया 5 वोल्ट्स का, दैट मींस व्हाट, हम चाहते हैं कि आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट्स का सिग्नल मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट रेफरेंस मींस. सो अल्टीमेट एम जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने का, वो यही होता है कि सिस्टम एक गिवन रेफरेंस को ट्रैक करे. तो ट्रैक अगर एरर कम है दोनों के बीच में, इसका मतलब ट्रैकिंग अच्छी हो रही है, इट हैज गुड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी. ठीक है, तो यहां से हम ये चेक कर सकते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम इज, व्हेन वी आर यूजिंग अ फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इज बिकमिंग मोर रोबस्ट टुवर्ड्स डिस्टर्बेंस. जो डिस्टर्बेंस कंपोनेंट है वो इफेक्ट नहीं करता है. एंड सेकेंडली द एरर इज बीइंग रिड्यूस्ड, दैट मींस इट इज enhancing the tracking capability of the control system. Okay, so the first benefits that we see is enhancement of tracking capability and robustness towards any external disturbance that is coming into the picture. Then we talk about stability. Stability का मतलब यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, the flexibility that we have in our hands to make the system stable. अब देखो जो फर्स्ट फिगर थी हमारी, जहां पर D और G जो है ये ओपन लूप में है, ठीक है, तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा दैट विल बी G into D, राइट. अगर मैं मान के चलूं कि G का ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज B upon A और D का ट्रांसफर फंक्शन है C upon D, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन G into D का मतलब बन गया B into C upon A into D, राइट. अब इसकी अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए A और D, ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, इनका कोई भी रूट राइट हैंड हाफ पर नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो नाउ वी आर बाउंड. A जो है वो तो फिक्स है, हमारे पास सिर्फ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बचती है कि हम D को किसी तरह ऐसा डिजाइन कर लें कि वो A के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर सके. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, अगर सपोज A पॉलिनोमियल जो है यानी कि G का कोई भी पोल
राइट हैंड साइड पे चला गया, यानी कि अनस्टेबल पोल है हमारे पास। तो हम अगर ये करें कि हम उसके न्यूमरेटर में भी एक वैसा ही जीरो इंट्रोड्यूस कर दें और हम पोल जीरो कैंसिल आउट कर दें, दैट इज नॉट अ फिजिकल सोल्यूशन। ठीक है, ये मैथमेटिकली हो जाता है कि आपने जब कंट्रोलर डिजाइन किया तो सपोज आपने सी में वही चीज इंट्रोड्यूस कर दी और आप ये सोचोगे कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पोल और जीरो को कैंसिल आउट कर दूं और कैंसिल आउट करने से सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। बट फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो पोल है, दैट पोल इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सम फिजिकल फिनोमिना। जब हमने देखा था, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो सारे इक्वेशन के जो पैरामीटर हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल फिनोमिना से ओरिजिनेट हो रहे हैं। फ्रिक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। आपने मैथमेटिकली उसको कैंसिल कर दिया बट सिस्टम में वो है। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है वो सिस्टम में अभी भी हो रहा है। मैथमेटिकली कैंसिल आउट करने से वो सिस्टम से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, राइट? तो दैट इज एक्चुअली अ मिसलीडिंग थिंग कि अगर पोल जीरो कैंसिलेशन कर देते हो आप तो आपके रिजल्ट्स मिसलीडिंग आएंगे। वो मिसलीडिंग क्यों आएंगे? क्योंकि आपने मैथमेटिकली तो उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन रियल सिस्टम में जहां से वो पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो रहा था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो जो कैलकुलेशन आप पोल जीरो कैंसिल आउट करके अगर आप कोई कैलकुलेशन करोगे, इट इज लाइकली कि वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि पोल जीरो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम आपका कंप्लीटली कंट्रोलेबल नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो पोल जीरो कैंसिलेशन आप नहीं भी करोगे, कहीं ना कहीं जाके वो प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज होगा ही होगा जब आप फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, बिकॉज मैथमेटिकली इट इज बाउंड टू हैपन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोलर आप डिजाइन करोगे वो 100% स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोई हिडन स्टेट उस सिस्टम के अंदर ऐसी है जहां तक हम मैथमेटिकली पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ पोल जीरो कैंसिलेशन। तो हम अब ये जी, इसका मतलब ये हो गया कि ओपन लूप के केस में अगर मेरा सिस्टम अनस्टेबल है, यानी कि ए पॉलिनोमियल का रूट जो है वो राइट हैंड हाफ में चला गया, तो मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अदर देन कि जो डी पॉलिनोमियल है कंट्रोलर का, मैं उसे कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरा सिस्टम स्टेबल हो जाए। सो आई हैव लिमिटेड ऑप्शंस। वहीं अगर मैं दूसरे केस में मैंने क्या किया कि मैंने क्लोज लूप कर दिया, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो 1 प्लस जी डी बन गई। अब अगर आप देखो तो a इंटू डी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको मुझे बैलेंस करना है। दैट मींस इस पूरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। तो ओरिजिनली अगर मेरा जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है यानी कि a, अगर मेरे पास a में कोई अनस्टेबल रूट है, यानी कोई रूट ऐसा है जो राइट हैंड हाफ में प्लेस हो रहा है, क्लोज लूप के केस में अगर आप देखो तो डी, बी और सी तीनों ऑप्शंस हैं मेरे पास। बी ऑफ कोर्स मे बी आई कैन नॉट चेंज, बट डी और सी दोनों में मैं कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ जिससे कि वो ओपन जो अनस्टेबल पोल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई अब। ठीक है, अर्लियर मेरे को सिर्फ डी से डील करना था इस केस में, अब क्या है डी और सी दोनों की हेल्प से मैं इस सिस्टम को स्टेबल कर सकती हूँ। सो वी कैन सी another important thing is it gives us considerably more freedom for the controller design to make the system stable if my original system is unstable. So this in your books is referred to as stability equation. ठीक है, ये वाला जो हमने पहले किया था दिस इज डिस्टर्बेंस रिजेक्शन प्लस बेटर ट्रैकिंग। सेकेंड चीज जो हमने अब ये करी है दिस इज स्टेबिलिटी इक्वेशन, और यू कैन से मोर फ्रीडम और मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन अ कंट्रोलर इन सच अ वे दैट यू कैन मेक योर अनस्टेबल सिस्टम ऑल्सो स्टेबल. सो दैट इज helping us in maintaining the stability of the system, right? Then we come to sensitivity. abhi sensitivity kya hota hai? Now here we are going to talk about sensitivity towards plant parameters. इसको पहले हम रियल टाइम में समझें कि कोई भी प्लांट है मेरे पास, मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी भी वजह से प्लांट के पैरामीटर्स में कुछ वेरिएशन आ रहा है तो भी मेरा सिस्टम उसी तरह से काम करता रहे जैसे कि हमेशा करता है, जैसे जैसे डिजायर्ड है। इसका मतलब अगर प्लांट के सराउंडिंग्स में कोई चेंजेस हुए जिसकी वजह से हो सकता है कि प्लांट का थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो गया या कोई प्रेशर चेंज हो गया, ऑल दीज फैक्टर्स शुड नॉट इफेक्ट द ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफ माय सिस्टम। उसको एक रेफरेंस मिल रहा है और मेरा जो प्लांट है इट शुड कंटिन्यू टू ट्रैक दैट रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर कुछ थोड़े ऑफ कोर्स
this we apply only under certain range of parameters. अगर एक range से बाहर चला जाता है, किसी भी safety limit से बाहर चला जाता है, then we have alarm systems जिससे कि हम सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर टेम्परेचर या प्रेशर सेफ्टी लिमिट से बाहर जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. लेकिन विद इन एन ऑपरेटिंग रेंज अगर वो कुछ उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस उन फ्लक्चुएशंस से हैम्पर हो जाए. ठीक है, तो वो एक बेनिफिट है, यानी कि हम चाहते हैं कि प्लांट के जो वेरिएशंस हैं, पैरामीटर वेरिएशंस है, हमारा सिस्टम उनकी तरफ इनसेंसिटिव होना चाहिए. Okay, it should be insensitive towards those parameter variations. That sensitivity we can reduce when we are using the feedback configuration. Okay, अब देखो ओपन लूप में हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था that was G into D, और सेंसिटिविटी की डेफिनेशन अगर आप देखो, सो ये जो राइट हैंड कॉर्नर पे मैंने फॉर्मूला डाला है, दिस इज द सेंसिटिविटी डेफिनेशन, दैट इज डेल्टा T अपॉन T डिवाइडेड बाय डेल्टा G अपॉन G. दैट मीन्स relative change in the overall transfer function divided by the relative change in the plant parameters. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हो कि जब नॉर्मली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, दैट इज T इज इक्वल टू G इंटू D, तब अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे वैल्यूज को, सो डेल्टा T अपॉन T इज इक्वल टू डेल्टा G अपॉन G. यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये सेंसिटिविटी 1 आ जाती है. सेंसिटिविटी 1 आने का मतलब जितना पैरामीटर में चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सारा का सारा आपके ओवरऑल सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि देखो फ्रैक्शनल चेंज इन G इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन द टोटल सिस्टम, यानी कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1, एंड व्हाटएवर पैरामीटर चेंजेस और फ्लक्चुएशंस आर अकरिंग इन योर प्लांट, दे आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द कंप्लीट सिस्टम. वहीं अगर जब मैं टोटल ट्रांसफर फंक्शन को GD अपॉन 1 प्लस GD यानी कि क्लोज लूप के फॉर्म में मान के चलती हूँ, अब अगर मैं इस इनिशियल फॉर्मूला में ये सब्स्टिट्यूट करूंगी, when I am using डेल्टा T अपॉन T डिवाइडेड बाय डेल्टा G अपॉन G, अगर मैं उसमें T का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्लोज लूप वाला ट्रांसफर फंक्शन यानी GD अपॉन 1 प्लस GD अगर सब्स्टिट्यूट करूंगी, so I am going to get the sensitivity 1 upon 1 plus GD. Now obviously this is less than 1. ठीक है, सो बिकॉज 1 को मैंने एक बड़े फैक्टर से डिवाइड कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज लेस देन 1, दैट मींस सेंसिटिविटी हैज रिड्यूस्ड टुवर्ड्स द पैरामीटर फ्लक्चुएशंस इन द प्लांट. ओके, सो दिस इज अगेन गिविंग मी an important benefit, that is अगर मैंने इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर सपोज करो कि 1 प्लस GD वाज इक्वल टू 100, तो जहां ओपन लूप के केस में 10% का चेंज आ रहा था या 10% एरर आ रहा था फ्लक्चुएशन की वजह से, वहां क्लोज लूप के केस में 0.1% चेंज ही आएगा आउटपुट. That is the importance of closed loop configuration in terms of sensitivity. Just that you have to remember that ये sensitivity में G picture में आ रहा है, feedback का term नहीं आ रहा है इसमें. Okay, that means जो ये sensitivity reduce हुई है, this benefit in terms of sensitivity is towards the parameters in the forward path, not the feedback path. ये चीज जरूर ध्यान में रखो. अगर फीडबैक में कोई सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसिटिविटी उसके अगेंस्ट रोबस्ट नहीं प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ प्लांट के लिए होता है, ये जो हमने डेरिवेशन किया है. But in any case, that is also a very useful formula. That is, when we are using the system in closed loop configuration, the sensitivity towards the fluctuations in plant parameters, it reduces. Again, we can say that the system will have better tracking even under parameter variations. So overall, we can say that using the feedback configuration gives us better rejection towards noise or disturbance, better tracking capability. Okay, then you have more flexibility towards stability and better tracking even under the parameter fluctuations, या जिसे हम better regulation भी कह सकते हैं. So these are all the benefits that we get when we are using closed loop configuration in comparison to the open loop configuration.